सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि बिजली का पर्यायवाची मुझे बता दीजिए साथियों क्या होता है। तो बिजली को साथियों दामिनी कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। निर्माण का साथियों विलोम बता दीजिए क्या होता है। अहित, कोमल, निश्चित या ध्वंस। मैं कहूंगा निर्माण का विलोम ध्वंस होता है और ध्वंस का विलोम पूछा जाए तो निर्माण आपको बताना है। उसके बाद देखिए खाली जगह वाले दो सवाल आएंगे साथियों आपके एग्जाम में एसएससी जीडी में। घोड़ा हिनहिना रहा है, तो घोड़ा हिनहिनाता है, बिल्कुल कूकता नहीं है, मिमियाता नहीं है, भौंकता नहीं है, घोड़ा हिनहिना रहा है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए अंगूठा दिखाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है। मौके पर मना कर देना, हंसना, चिढ़ाना, अंगूठा दिखाकर हंसी। मैं कहूंगा मौके पर मना कर देने को ही कहा जाता है अंगूठा दिखाना। उसके बाद देखिए एक शब्द दे रखा है आगंतुक। आगंतुक का पर्यायवाची क्या होता है मुझे बताइए। तो आगंतुक पता किसे कहते हैं। अतिथि को कहा जाता है। अतिथि को सातु मेहमान भी कहते हैं, पाहुना भी कहा जाता है। पाहुना भी अतिथि को ही कहा जाता है, आगंतुक भी कहते हैं। अपने मुंह या मिट्ठू, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है। अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आपने देखा होगा कुछ लोग अपनी तारीफ खुद करते रहते हैं, तो उनको ही कहा जाता है अपने मुंह या मिट्ठू बनना। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपको बताना है अजन्मा कैसे लिखा जाता है। ये आजन्म गलत है, ये भी गलत है, ये अजन्म है, गलत है। अजन्मा ऐसे लिखा जाता है जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है अजन्मा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य का वो भाग याद करिए जिसमें कोई त्रुटि है। युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं, गलत है साथियों। युवक ही किसी देश की शक्ति का आधार होते हैं, ये होना चाहिए। तो किसी देश की शक्ति, यहां पर की आना चाहिए, तो दिक्कत कहां पर है, दिक्कत यहां पर है, यहां पर है, तो यही आपका जवाब हो जाता है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिशे में नहा रहा है। बारिशे थोड़ी ना होता है साथियों, बच्चा बारिश में नहा रहा है, ये होना चाहिए। तो बच्चा बारिश में नहा रहा है, ये यहां पर आएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए आज प्रत्येक गांव में बंदरगाह, क्या गांव में बंदरगाह खोले जा रहे हैं, नहीं, या बंदरगाह या साथियों विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, हवाई अड्डे में नहीं, मैं कहूंगा विद्यालय खोले जा रहे हैं प्रत्येक गांव में। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए जो देखने योग्य हो उसके लिए क्या एक शब्द होगा, उसको दर्शनीय कहा जाता है, जो देखने योग्य हो, है ना। अगला देखिए साथियों अमृत का आपसे पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो अमृत के तो बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। अमृत को सुधा कहते हैं, सोम कहते हैं, अम्य कहते हैं, और उसके अलावा अमृत को पीयूष भी कहा जाता है। तो आंसर आपका अगर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। आंखों में धूल झोंकना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है। क्या इसको आंखों से धूल उड़ाना कहते हैं, घायल करना कहते हैं, नहीं साथियों धोखा देने को कहा जाता है। आंखों में धूल झोंकना, तुमने तो मेरी आंखों में धूल झोंक दिया, यानी कि तुमने तो मुझको धोखा दे दिया। जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, तो उसको प्रियदर्शी कहा जाता है साथियों, जो देखने में प्रिय लगे। अगला सवाल है अपनी हत्या करने वाला। अपनी हत्या करने वाले को क्या कहा जाता है, मित्रघाती, पराघाती, नहीं साथियों उसको आत्मघाती कहा जाता है। अपनी हत्या करने वाले को, किसी दूसरे को घायल करने वाले को या मारने वाले को पराघाती कहा जाता है साथियों। मित्रघाती किसे कहते हैं, मित्र को नुकसान पहुंचने वाले को मित्रघाती कहा जाता है। अगला देखिए साथियों आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि आदान का विलोम क्या हो सकता है। तो आदान का विलोम ग्रहण, नादान, प्रदान या निदान होता है। मैं कहूंगा प्रदान होता है। आदान का विलोम प्रदान और प्रदान का विलोम आदान होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। ये दिक्कत वाला लग रहा है, अंडरलाइन वाला साथियों, है ना। दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है, ये होगा, या दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है, ये होगा। ये दोनों तो सेम ही लग रहे हैं साथियों। दुविधा आत्मविश्वास की सबसे, अच्छा यहां पर बड़ा लिखा हुआ है, यहां पर बड़ी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, बड़ी शत्रु है ये आना चाहिए। यानी कि दुविधा आत्मविश्वास को नहीं आना चाहिए, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट करती है। यानी कि इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। प्रतिवर्ष कैसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है साथियों प्रतिवर्ष, हाँ ऐसे ही तो लिखा जाता है साथियों। प्रति ये हो गया, वर्ष अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। आदि का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। तो आदि का विलोम क्या होता है साथियों, आदि का विलोम देखिए आबादी लिखा है, आबादी का विलोम बर्बादी होता है। आरंभ का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो अंत होता है, लेकिन अगर आदि का विलोम पूछा जाए तो अनादि आपको बता देना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, विकास कहाँ कमाने वाला सदस्य है, या विकास घर कमाने वाला सदस्य है, विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। बिल्कुल साथियों विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी। इस इतिहासकार ने 8 सुल्तानों का काल देखा था, ये बहुत बार आ चुका है साथियों। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का काल देखा था। किसने पद्मावत की रचना की थी, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने साथियों पद्मावत की रचना की थी। उसके बाद देखिए खुसरो खां की हत्या करके किसने दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की नींव डाली थी, तो मैं कहूंगा गाजी मलिक इनका नाम है, और गाजी मलिक ने ही खुसरो खां की हत्या करके दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की नींव डाली थी। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान किसने
पटना कॉलेज छोड़ दिया, जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। पता किन की बात चल रही है साथियों? ये बात चल रही है जयप्रकाश नारायण की। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने उसमें भाग लिया था, पटना कॉलेज छोड़ दिया था, और जबकि उनकी एग्जाम में साथियों 20 दिन ही बाकी थे। काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो साथियों क्या राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को, वी सावरकर वासुदेव चापेकर को, मैं कहूंगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में फांसी की सजा दी गई थी। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो मैं कहूंगा लूनी आपका जवाब होगा, यानी कि भारत की जो लूनी नदी है, इस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था? यानी कि झेलम नदी का जो प्राचीन नाम था साथियों वो वितस्ता था, पहले वितस्ता कहा जाता था झेलम नदी को, ये आपको मालूम होना चाहिए। राज्य कार्यपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत है? आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा भाग 6 के अंतर्गत है ना। राज्य कार्यपालिका का उल्लेख जो है ये संविधान के भाग 6 के अंतर्गत है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है? किस भाग की बात चल रही है साथियों? भाग 6 की बात चल रही है। भाग 6 को ही साथियों राज्य का संविधान कहा जाता है। किसी भी राज्य के गठन, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद। तो ये अधिकार तो सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होता है। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो मुद्रास्फीति इसी को तो कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में अगर सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि होती जा रही है तो उसको ही मुद्रास्फीति कहा जाएगा। ये क्वेश्चन सातों इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। अगला देखिए, मुद्रास्फीति से सबसे अधिक जो लाभ होता है साथियों वो किसको लाभ होता है? तो जो ऋणी होता है ना, ऋणी साथियों, उसको सबसे ज्यादा लाभ होता है जब मुद्रास्फीति होती है। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा साथियों CV देसाई इनका नाम है, और इन्होंने ही गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। अगला देखिए, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग की जाती है? तो मैं कहूंगा साथियों मीथेन गैस आपके सवाल का जवाब होगा। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित मीथेन गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला देखिए, हाल ही में अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बन चुका है? तो करंट अफेयर के कुछ सवाल साथियों देख लीजिए, कौन बन चुका है? मैं कहूंगा अपना उत्तर प्रदेश बन चुका है। मतलब अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है। अगला देखिए, किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है शॉर्ड मारिन, और शॉर्ड मारिन को ही भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। जल्लीकट्टू 2026 इसकी शुरुआत कहां पर हुई है? तो ये कहां पर होता है? ये साथियों तमिलनाडु में होता है। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है, आपसे यहां पर साथियों कहा जा रहा है कि ममादी डोम्बोया को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है साथियों? गिनी का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। किसको? ममादी डोम्बोया को गिनी देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है, कहां जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दी गई है? तो कहां पर दी गई है ये बात आपको यहां पर बताना है। मैं कहूंगा दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में ही जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दी गई है। अगला सवाल देखिए, भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो मैं कहूंगा साथियों रजत पदक जीता है। रजत पदक आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। कि उस विकल्प का चयन करिए जो XY रेखा पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। यानी कि ये लिखा हुआ ACE और ये रखा हुआ है एक दर्पण। ये जो दर्पण में दिखेगा ये ACE कैसा दिखेगा? आप लोग को ये बात ध्यान रखना है, जो सबसे अंत वाला होता है वो सबसे पहले दिखाई देगा, यानी कि ई सबसे पहले दिखाई देगा। लेकिन ई का मुंह मान लीजिए दाईं तरफ है तो ई का मुंह जो दर्पण में दिखाई देगा वो बाईं तरफ दिखाई देगा। सी का मुंह भी दाईं तरफ है तो सी का मुंह भी बाईं तरफ दिखाई देगा। अच्छा, ए जैसा है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो दर्पण में, जैसे मान लीजिए ए जैसा यहां पर दिखाई देगा वैसा दर्पण में दिखाई देगा, टी जैसा इधर दिखाई देगा वैसा सातु यहां दिखाई देगा। कुछ और चीजें, कुछ और भी लेटर होते हैं। अब ए जैसा यहां पर है तो ए वैसा यहां पर है। तो कुल मिला के ये कौन से ऑप्शन में है? मैं कहूंगा सातु ये तो मुझे किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं सातु, टाइपिंग मिस्टेक, क्योंकि ये जो है ना ये इस टाइप का ए इस टाइप का सी होता नहीं है, इसलिए टाइपिस्ट भी कैसे सातु टाइप कर पाता। कोई बात नहीं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, उस संख्या को पहचानिए जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। यानी कि देखिए 2, 9, 28, अभी मैं आपको समझाऊंगा। 28 के बाद 64 और उसके बाद सातों 126 और उसके बाद 217 और उसके बाद सातों 344 और उसके बाद सातों यहाँ पर 513। आपको ये बताना है कि जो इससे संबंधित नहीं है। देखिए अगर हम यहाँ पर साथियों थोड़ा दिमाग लगाएं, ये 2 है, ये 9 है, ये 28 है, ये 64, ये 126 है। देखिए मुझे यहाँ से थोड़ा सा लग रहा है, मुझे इतना पता है कि 5 का क्यूब होता है 125, लेकिन यहाँ पर क्या है 126, यानी कि इसमें 1 जोड़ा गया होगा। अगर हम 6 की बात करते हैं साथियों, 6 का क्यूब होता है 216, लेकिन यहाँ पर भी 1 जोड़ा गया है, कोई बात नहीं। अच्छा 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है, ये 344 है, 1 जोड़ा गया है। 512 की अगर बात करते हैं तो ये 8 का क्यूब होता है, लेकिन 1 यहाँ पर जोड़ा गया है। अब इसकी बात करें, ये कैसे क्या हो सकता है? ये साथियों 4 का क्यूब यहाँ
पर 65 आना चाहिए था, देखा जाए, क्योंकि 4 का क्यूब प्लस 1 65 आना चाहिए था। इसकी अगर बात करते तो 3 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब 27 होता है, 1 28 है। इसकी अगर बात करते साथियों 2 का क्यूब प्लस 1, और इसकी अगर बात करते 1 का क्यूब प्लस 1, तो कुल मिला के सबसे अलग जो है वो ऑप्शन ये वाला 64 है। और 64 कहां पर लिखा हुआ है? 64 आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये भी सवाल आएगा इस कॉन्सेप्ट पर आधारित। उसके बाद देखिए एक सवाल आएगा, उसमें 4 नंबर्स लिखे होंगे, आपसे कहा जाएगा इन सब में जो सबसे अलग है, जो सबसे भिन्न नंबर है, उसकी पहचान करके मुझे बताइए। 196, 121, 256, 252। इन नंबर्स को मुझे देखकर मुझे एक चीज यहां पर याद आ गई। देखिए ये 14 गुणा 14 कहलाया जाता है, यानी कि 14 का स्क्वायर होता है 196। उसी प्रकार 11 गुणा 11 होता है, और 16 गुणा 16 होता है, यानी कि 16 का स्क्वायर है। लेकिन भाई साहब ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 252। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 7 किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल अब हम लोग देखते हैं। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें जोड़ी दी गई अनुरूप है। यानी कि देखिए सबसे पहले सी और डी लिखी हुई है, और यहाँ पर एच आई लिखी हुई, यानी कि इनमें जो संबंध है वही संबंध किस ऑप्शन में होगा? ऑप्शन नंबर ए में, बी में, सी में या डी में। इतनी सी बात आपको बताना है। देखिए मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है जैसे कि सी जो होता है वो 3 पर होता है, डी 4 पर होता है, एच 8 पर होता है, आई 9 पर होता है। देखिए अगर 3 से हम 5 पर जाते हैं तो 5 बढ़ाया गया है, और 4 से 9 पर जाते हैं तब भी 5 बढ़ाया गया। तो इसमें बस आपको 5 का गैप देखना है। क्या यहाँ पर 5 बढ़ाया गया है? नहीं बढ़ाया गया है। यहाँ पर 5 बढ़ाया गया, बिल्कुल पी से यू हुआ है 5 बढ़ाया गया, और क्यू से वी हुआ है 5 बढ़ाया गया, यानी कि ये आपका जवाब हो जाएगा। बाकी इसमें 5 बढ़ाया गया है, देखिए जरा 9 से 13 हुआ है, 9 से 14 होता तो 5 बढ़ाया जाता, 11 से यहाँ पर भी नहीं। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सातों ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि विद्यालय है, अध्यापक है और छात्र है, इनके बीच आपको क्या बताना है? सातों एक जो सबसे बढ़िया आरेख बन रहा है वो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए अगर मान लेते हैं सातों विद्यालय आपका ये हो गया, उसमें अध्यापक भी होते हैं और उसमें छात्र भी होते हैं, तो कुछ ऐसा आरेख बनेगा, और ऐसा आरेख सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके बाद देखिए अच्छा सवाल आ गया, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित आपका एक सवाल सातों आपसे पूछा जरूर जाएगा, इसलिए बेहद बारीकी के साथ देखिएगा इस सवाल को, एक एक चीज समझने की कोशिश आप लोग करिएगा। आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। देखिए सबसे बाईं ओर खड़ा है, ये सबसे बड़ी चीज हमारे लिए है, सबसे बाईं ओर। देखिए 5 लोग खड़े हैं ना, तो 1 2 3 4 5, ये 5 लोग की जगह बना ली, और यहाँ पर एक लाइन कही गई है कि जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, यानी कि यहाँ पर खड़ा है। जो का इस्तेमाल जो किया जाता है वो दूसरे वाले के लिए किया जाता है। पहला वाला कुमार है, दूसरा वाला राजू है, यानी कि राजू जो खड़ा होगा वो सबसे बाईं तरफ खड़ा होगा। और कहा गया है कि कुमार राजू के बगल में खड़ा है, यानी कि कुमार जो है वो यहाँ पर खड़ा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। और दीना क्या कहा? कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर है, और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ी है, यानी कि दीना यहाँ पर नहीं खड़ी है। तो जाहिर सी बात है फिर दीना यहाँ पर होगी या फिर यहाँ पर हो सकती है दीना। अब शुरू से एक बार पढ़िए। सुमन प्रणव के बगल में खड़ा है, सुमन प्रणव के बगल में खड़ा है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ा, यानी कि सुमन जो है ना दीना के बगल में नहीं खड़ा है। तो एक ही हो सकता है साथियों, दीना को आप यहां पर बैठा लिए और सुमन को आप यहां पर बैठा लिए, है ना, ये हो सकता है, क्योंकि सुमन जो है ना प्रणव के बगल में खड़ा है, और प्रणव फिर यहाँ पर हो जाएंगे, प्रणव जो है ना वो यहाँ पर हो जाएंगे, लेकिन वो दीना के बगल में नहीं है सुमन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5 के 5 थे, 5 के 5 बैठा दिए। बीच में कौन खड़ा है? मैं कहूंगा बीच में सुमन है। तो सुमन कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से असंगत को आपको पहचानिए, वही सबसे अलग जो शब्द है उसके बारे में आपको बताना है। नीचे, आगे, ऊपर। देखिए नीचे और ऊपर और आगे कहीं ना कहीं एक सा लग रहा है, लेकिन छोटा बड़ा ये बड़ा एक अलग चीज हो जाएगी। तो कुल मिला के सबसे अलग आपका ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल, जैसे पिछला आपने देखा था ना, इससे पिछले का पिछला वैसा सवाल है, उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित लग रहा है साथियों। एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट मोनिश से पहले लेकिन गुंजन के बाद में आया। अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिश के बाद में रह गया। प्रतियोगिता किसने जीती ये आपसे पूछी जा रही है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए रॉबर्ट मोनिश से पहले है, तो रॉबर्ट जो है ना वो मोनिश से पहले, इतना काम हम लोग कर लेते हैं साथियों। जो रॉबर्ट की अगर बात करते हैं ना साथियों, रॉबर्ट मोनिश से पहले है, रॉबर्ट जो है ना मोनिश से पहले है। ठीक है, रॉबर्ट मोनिश से पहले लेकिन गुंजन के बाद है। कौन? रॉबर्ट मोनिश से तो पहले लेकिन गुंजन के बाद है। देखिए गुंजन के बाद हो गया रॉबर्ट। अब उसके बाद अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिश से बाद में है, तो मोनिश से बाद में कौन है? अनिल है ना। क्या कहा गया है कि अनिल सुनील से तो पहले, यानी कि अनिल सुनील से तो पहले है लेकिन मोनिश से बाद में है। बिल्कुल सही बात है। प्रतियोगिता किसने जीती? तो मैं कहूंगा प्रतियोगिता गुंजन जी ने जीती। तो गुंजन आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है कि कथन है और निष्कर्ष है, आपको बताने कथन के अकॉर्डिंग कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए साथों एसएससी जीडी की अगर बात करें तो बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, पिछले 3-4 सालों से, समझ लीजिए 4 या 5 सालों से साथियों पढ़ा रहा हूं। हर बार बहुत सारे सिलेक्शन देता हूं टारगेट सिलेक्शन की मदद से, और ये समझ लीजिए इस बार मैंने अपनी मेहनत को बढ़ा
बढ़ाकर 10 गुना कर दिया, यानी कि इस बार 10 गुना ज्यादा सिलेक्शन होंगे साथियों। और अगर आप वाकई में अपने सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, टारगेट सिलेक्शन यही लोगो वाला है ना। चलिए, और ऐसी तैयारी करा दूंगा साथियों कि इस बार आपका ये पेपर बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। अभी तो एक क्लास है, मैं कहूंगा एक क्लास से आपकी तैयारी थोड़ी सी बूस्ट हो गई होगी। अगर आप 10 क्लासेस ले लेते हैं, 12-15 क्लासेस ले लेते हैं, तो देखिए आपकी तैयारी कहाँ की कहाँ जाएगी। तो बस साथियों शांति के साथ अपना काम करते रहिए, दुनिया आपके पीछे होगी, ये समझ लीजिए, आप सबसे आगे होंगे। देखिए कथन की अगर बात करें, कुछ गुड़ियां फूल है, तो जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। मान लीजिए गुड़ियां हो गई, और इतनी गुड़ियां, मान लीजिए कुछ गुड़ियां क्या है, कुछ गुड़ियां फूल है, ठीक है। कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है ना, कोई भी पेड़, तो पेड़ अलग हो जाएगा। क्या कहा गया है, कोई भी पेड़ जो है ना वो गुड़िया नहीं है, तो कोई भी गुड़िया भी पेड़ नहीं हो सकता, और कुछ फूल भी पेड़ नहीं हो सकते, ये वाले इतने फूल पेड़ नहीं हो सकते। अब निष्कर्ष को देखिए और बताइए आपका निष्कर्ष यहाँ पर कौन सा सही लग रहा है, कौन सा गलत है, बताइए। कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, बिल्कुल सत्य। जब कोई पेड़ गुड़िया नहीं हो सकता तो कोई गुड़िया पेड़ कैसे हो सकती है, बात बिल्कुल सही कही है। कुछ फूल पेड़ हैं, कुछ फूल पेड़ है नहीं, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। हाँ इतना तो हमें पता है कि कुछ फूल पेड़ नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते कुछ फूल पेड़ है नहीं है। देखिए दूर दूर से कोई लेना देना नहीं इनका, तो ये आपका गलत मान लिया जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष ए का अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि बैल का संबंध जैसे गाय से है वैसे ही शेर का संबंध यहाँ पर किससे होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बैल का विलोम होता है गाय, है ना, तो शेर का विलोम क्या होता है, मैं कहूंगा शेरनी होता है। क्या यहाँ पर कहीं ऑप्शन में शेरनी लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आपके सामने यहाँ पर भी कथन है और यहाँ पर भी निष्कर्ष आपको दे रखे हैं। आपसे कहा जा रहा है जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, ठीक है, मतलब जापान में जितने लोग वैज्ञानिक हैं वो प्रतिभाशाली हैं। जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, मतलब चीनी वैज्ञानिक हैं वो भी प्रतिभाशाली होंगे, क्योंकि वो भी वैज्ञानिकों के अंतर्गत आ गए हैं। अब निष्कर्ष को देखिए और बताइए आपका निष्कर्ष कौन सा सही है। चलिए यहां पर अगर बात करें, कुछ कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं, ये बात गलत है। देखिए चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, है ना, जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं तो वो भी प्रतिभाशाली होंगे, लेकिन यहाँ पर कहेंगे चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली, तो ये गलत है। कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं, है ना, सभी मतलब प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जो है ना वो जापानी है, ये बात इससे इसका लेना देना नहीं है, संबंध नहीं, तो गलत हो जाएगा। कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली, ये भी सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा और चौथा आपका बिल्कुल सही है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि एक बैग में 1:3:5 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के हैं। यदि सब मिला के राशि 40 रुपए बनती है तो बताइए 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो 5 पैसे के, ये 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं। तो कुल मिला के इसको अगर हम साथियों 1x को x मान ले, इसको हम 3x मान ले और इसको हम 5x मान ले, तो कहा जा रहा है कि 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो आपको 5x के कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं। तो मैं कहूंगा आपको फाइनली 5x की वैल्यू बताना होगी। सबसे पहले आपको x की वैल्यू यहाँ पर निकालना होगी। चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे सवाल होगा। देखिए अगर मान लीजिए 25 पैसे का एक सिक्का है तो कितने रुपए हो जाएंगे, मैं कहूंगा साथियों यहाँ पर अगर बात करें 0.25x रुपए हो जाएंगे, ठीक है। 10 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, 0.3x रुपए हो जाएंगे। 5 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 5 पंजे 25 यानी कि 0.25x रुपए हो जाएंगे। अच्छा ये कुल धनराशि जो बनती है आपकी वो 40 रुपया बनती है, तो 40 इनका योगफल आ जाएगा। अब इनको जरा जोड़ लीजिए, 50 25 प्लस 25 50 हो जाएगा, और ये आपका साथियों कितना हो जाएगा, है ना। देखिए 25 25 और सातों यहाँ पर आपका पॉइंट और यहाँ पर 3 आ जाएगा, 5 5 10 हो गया, ये आपका 6 7 8, यानी कि ये कुल मिला के आ जाएगा आपका 0.8x। 0.8x बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। x बराबर कितना होगा, 40 बटे 0.8 हो जाएगा। इस पॉइंट को हटा के यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 8 पंजे 40, 0 आ गया, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, मैं कहूंगा 5 पैसे के सिक्के जो हैं वो 5x के अनुपात में है, यानी कि x का मान अगर 50 है तो 5x की वैल्यू क्या होगी, तो 5 गुणा 50 कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। मैं कहूंगा 5 पैसों के सिक्के कितने हैं, मैं कहूंगा 250 है, तो 250 आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक हॉल 15 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है। एक हॉल मान लीजिए यहाँ पर हमने बना लिया, ये जो है ना ये साथियों 15 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो हॉल का आयतन क्या होगा। चलिए देखिए अगर फर्श और छत के क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पर जिक्र आया है फर्श और छत का क्षेत्रफल, है ना, फर्श और छत का क्षेत्रफल। देखिए अगर होता फर्श का क्षेत्रफल तो ये लंबाई हो जाती
है ना, ये चौड़ाई हो जाती। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होता, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाता। या अगर बात करते हैं साथियों जो छत है, छत का भी वही क्षेत्रफल होगा। तो एक काम करिए, ये लंबाई हो जाएगी साथियों, है ना। अगर बात करते हैं साथियों, ये मान लीजिए क्या होगी, लंबाई हो गई और गुणा ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। इसकी अगर आप 2 से गुणा कर देंगे तो हमें फर्श और छत का क्षेत्रफल मिल जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद अगर बात करें चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें निकालना है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या, सूत्र क्या होता है साथियों, 2L × B, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा यहाँ पर H हो जाएगा। इतनी बात साथियों क्लियर है, क्लियर है अगर तो बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई, यानी कि ये दोनों चीजें बराबर हैं। क्या कहा गया, यदि फर्श और छत का क्षेत्रफल का योग, यानी कि ये चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, यानी कि ये और ये बराबर हैं। अगर हम इसको मान ले साथियों, L × B, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 2L + B और गुणा H, यानी कि ये दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर साथियों लंबाई कितनी दी गई है, 15, और चौड़ाई कितनी दी गई है, 12। यहाँ पर अगर बात करते हैं लंबाई चौड़ाई ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, एक काम करिए, गुणा करके 27 लिख दीजिए। और H, यानी कि H हमें अभी नहीं पता है, तो H का मान हमें यहाँ पर निकाल लेंगे। जब H का मान निकल आएगा तो हॉल का आयतन बहुत आराम से निकल आएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यही तो होता है साथियों हॉल का आयतन। चलिए ट्राई करिए, यहाँ से निकालिए साथियों। देखिए 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आएगा साथियों यहाँ पर गुणा होके, 15 × 12 की अगर बात करते हैं तो 10 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 15 यहाँ पर आ जाएगा 0, 8, 1, 180 यहाँ पर आ जाएगा, 180/27 आ जाएगा, ये H का मान निकलेगा। इसको कट करिए, 3 × 27, 3 × 18, 0 आ गया, है ना, इतना आ गया साथियों। 3 से और कट करें, 3 दूना 6, 3 3 9, यानी कि H का मान साथियों अभी आपका कितना आया है, 20/3 आया है, 20/3 आया है। कोई दिक्कत है, कोई कलर चेंज कर लेता हूं साथियों मैं, ताकि आपको सही तरीके से दिखे। अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, देखिए अब हॉल का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो साथियों अब हमें ऊंचाई पता है, ऊंचाई ही तो हमें ज्ञात करना थी, हॉल का आयतन निकालना है हमें, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 15 × 12 × 20/3 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, और है ना, और 12 पंजे 60 हो जाएगा, 60 × 20 कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, यानी कि 1200 हो जाएगा। यानी कि हॉल का आयतन कितना निकलेगा साथियों, 1200 निकलेगा, और 1200 आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि मामला ए, एक दुकान में लाभ लागत का 340% है। यानी कि ए की अगर बात करें, मान सकते हैं कि 340 का लाभ हुआ है, 340 का लाभ हुआ है, ठीक है भाई साहब। मामला बी की अगर बात करें, लागत 32% बढ़ जाती है। यदि लागत 32% बढ़ जाती है, यहाँ पर यह बताया गया, ठीक है। तो मामला ए में विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ है। देखिए सबसे पहली बात, आप एक बात ये सुनिए, लागत मूल्य हम मान लेते हैं कितना है, लागत मूल्य हम 100 मानते हैं, है ना, लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य साथियों मान लीजिए 100 है। और यहाँ पर कहा गया है कि लाभ जो हुआ है 340 का हुआ है, तो लागत मूल्य अगर 100 है तो लाभ 340 का हुआ है, तो मैं कहूंगा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा साथियों, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 340 + 100, 440 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि यदि लागत 32% बढ़ जाती है, लागत की अगर बात करते हैं 32% बढ़ जाती है, तो ये 132 हो जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहा जा रहा है कि मामला ए में विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो दोनों को घटाइए, यानी और इसको प्रतिशत में बदलिए, 440 - 132 बटा कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, ये आपको गुणा हो जाएगी प्रतिशत में बदलने के लिए। तो इसको साथियों घटाइए, कितना आ जाएगा, 440 में से 132 जाएगा, ये आपका 803, 308 × 100/440 यहाँ पर आ जाएगा। और गुणा साथियों, गुणा तुमने लगाई दिया, गुणा 100 तो लगाई दिया है। उसके बाद देखिए अगले स्टेप की अगर बात करें, तो इस 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 पंजे और 2 से कट करेंगे साथियों 22 यहाँ पर आ जाएगा। और कट करेंगे साथियों, 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 चौक आ जाएगा, क्या 11 से ये कटेगा साथियों, देखिए 11 एकम 11, 11 एकम 11 कितना चला जाएगा, 4, 11 चौक 44 हो जाएगा। तो कुल मिला के 14 पंजे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, यानी कि 70% लाभ होगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है। एक बार इसको एक बार और देख लीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि यदि x + 4, x + 5 और x + 7 और x + 9 ये अवलोकन है, इनका माध्य कितना है, 9 है। यानी कि ये 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं, और इनका औसत कितना है या इनका माध्य कितना है, 9 है। तो जो अंतिम 3 अवलोकन है उनका माध्य क्या होगा, अंतिम 3 संख्या यानी कि 1 2 3, इनका माध्य क्या होगा। तो इन सबको करने के लिए हमें सबसे पहले x का मान निकालना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल शुरू से बताता हूँ, ये एक नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर क्या है, x + 4, तीसरा नंबर क्या है, x + 5, और चौथा नंबर क्या है, x + 7, और पांचवा नंबर क्या है, x + 9 है। ये कितनी संख्याएं हैं, टोटल 5 संख्या, इनका औसत कितना है, माध्य कितना है, 9 है। तो अगर मैं कहूं इन सब का योगफल कितना होगा, तो 5 × 9 से आपको कराना चाहिए, कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा। और अगर इनको जोड़ोगे, देखिए कितनी बार x है, 5 बार x है, तो 5x हो जाएगा। और संख्याएं कितनी है, 4 5 9, 9 और 9 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा साथियों,
18 7 आपका कितना हो जाएगा, 18 19 20 21 22 23 24 25 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका 25 आ जाएगा। अब देखिए x का मान कैसे निकालता हूँ मैं, x 5x बराबर 45 माइनस 25 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा साथों, यहाँ पर 20 बचेगा, है ना, 20 ही तो बचेगा, हाँ 20 बचेगा और 5 यहाँ पर आ जाएगा, 5 चौक आपका 20, यानी कि x बराबर जो आपका आया है वो 4 आया है। तो अंतिम तीन संख्याओं का माध्य कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमें x बराबर जब 4 है तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, यानी कि ये संख्या 9 हो जाएगी। x प्लस 7 यानी कि 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा सातों 13 हो जाएगा। कितनी संख्या है 3 है, बस इसको कैलकुलेट आपको करना है। 9 और 11 20 30 33, 33 बटे 3 की अगर बात करते हैं तो 11 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा अंतिम तीन अवलोकनों का माध्य कितना होगा 11 होगा। 11 अगर आपका भी जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और साथियों मुझे बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए आपसे कह रहे हैं कि यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 कमा सकते हैं तो आपसे कहा जा रहा है साथियों, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, 8 संख्या है, 8 दिनों में 5 श्रमिकों की अर्जित राशि क्या होगी। 15 श्रमिक 10 दिनों में कितना कमा सकते हैं वो नीचे लिखेंगे, 1800 कमा सकते हैं। 8 दिनों में 5 श्रमिकों की साथियों अर्जित राशि कितनी होगी, मैं कहूंगा x होगी, ठीक है ना। देखिए अब अगर बात करते हैं बराबर लगा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमें कर देना चाहिए, ये x इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया बराबर, ये 1800 इधर गुणा हो जाएगी, 8 गुणा 5 गुणा 1800 और बटे ये 15 गुणा 10 जो है ना ये नीचे आ जाएगा, 15 गुणा 10। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे, वही राशि हो जाएगी। इसको कैलकुलेट करिए साथों, देखिए 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5 5 3 15 हो गया, 3 से अगर इसको कट करेंगे 3 छंग 18 ये 60 हो गया। तो 8 की गुणा 60 से कर लीजिए, 6 अट्ठे 48 हो जाएगा और एक 0 लग जाएगा, यानी कि अर्जित राशि कितनी होगी 680 होगी। 680 आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, रमन ने 9 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में कितने रुपए 13,300 का भुगतान किया। 9 वर्ष में टोटल कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले 2 वर्ष के लिए 6% की दर से, अकेले 3 वर्ष के लिए 9% की दर से और बाकी की अवधि के लिए 14% पर कुछ रकम उधार ली। उन्होंने कितनी रकम उधार ली, बहुत आसान सवाल है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए टोटल कितने वर्ष हैं, टोटल 9 वर्ष हैं। शुरू के जो 2 वर्ष थे वो 6% की दर से लिए, तो 2 वर्ष 6% की दर से ली, यानी कि 2 छंग 12 यानी कि 12% हो गए, ठीक है। उसके बाद साथों अगले 3 वर्षों के लिए 9%, यानी कि 3 नीम 27% हो गए। टोटल 9 वर्ष है, ध्यान दीजिएगा कितने हो गए हैं, पहले आपके 2 वर्ष और 3 वर्ष 5 वर्ष, 9 वर्ष थे, बचे कितने 4 वर्ष। तो अब बाकी की अवधि यानी कि 4 वर्ष के लिए 14% पर कुछ रकम उधार ली, तो 4 गुणा 14 कितना हो जाएगा 14 छंग 56, यानी कि 56% आपके ये होगा। तो देखिए कितने प्रतिशत टोटल हुए, 7 और 2 9 9 और आपका ये 15 हो जाएगा और आपका ये 4 यानी कि 95% आपका हो गया। तो 95% की ही तो वैल्यू आपको यहाँ पर ये दे रखी है 13,300, तो 13,300 जो है ये 95% की यहाँ पर वैल्यू साथियों आपकी आ चुकी है। तो आपसे कहा जा रहा है कितनी रकम उधार दी गई, 100% की वैल्यू आपको बताना है। 100% की वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं, 95 ये 1% की वैल्यू आ गई, 100% की वैल्यू निकालना है, 100 से गुणा कर दीजिए। चलिए इसको साथियों कैलकुलेट करा लीजिए कैसे क्या हो सकता है। 5 एकम 5 5 नीम 45 हो जाएगा, इसको अगर कट करें साथियों तो 5 दूना 10 आपका हो जाएगा, 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, 5 छंग आपका 30, 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात साथियों क्लियर है, अगर इतनी बात साथियों क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों इसको कैसे कैलकुलेट करा सकते हैं, क्या 2660 की अगर बात करें साथियों ये 19 से कटता है, देख लेते हैं, 19 एकम 19 19 एकम 19 हो गया। अब कितना बचा साथियों, 6 और 1 7 यानी कि 7 बचा। अच्छा 19 की अगर बात करते हैं साथियों, 19 चौक कितने होते हैं 76 होते हैं, 19 चौक 76 हो गया, पूरा कट गया, 0 बचा, ये लग गया और 2 0 ये 100 वाले लग गए, यानी कि उसने कितनी रकम उधार ली थी, 14,000 रकम उधार ली थी। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, तो मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी होगी। देखिए 2x और 5x यानी कि टोटल कितना हो गया साथियों 5x है, 2x और 3x टोटल 5x, ये 5x की वैल्यू 60 है, तो मैं कहूंगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये कटेगा तो 12 हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई। अब अगर बात करते हैं साथियों 2, देखिए x की वैल्यू 12 है, 12 दूना 24 और 12 तिया आपका 36, इनको प्लस करोगे तो 60 आएगा। यानी कि अगर बात करते हैं दूध है 24 लीटर और पानी है 36 लीटर, तो पानी की मात्रा कितनी पूछी जा रही है, 36 लीटर पानी हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल और अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल है इसको 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर है ना। इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है क्या है साथियों, इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, वो बराबर है साथियों एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के, वो एक त्रिभुज के जो, और उस त्रिभुज का जो आधार है ना साथियों वो 8 सेंटीमीटर का है। ये इस
त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, ये इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर हो गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 हो जाएगा, और ये साथियों आधार हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगी। तो अब देखिए पाई की अगर बात करते हैं तो साथियों यहाँ पर पाई हम पाई रखते हैं, क्योंकि पाई यहाँ पर दे रखी है, आर नहीं, ये पाई होगी, तो पाई हो जाएगा। और आर वृत्त की त्रिज्या कितनी है साथियों, वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर 8 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा साथियों। ये 8 गुणा 8 कर लेते हैं, बराबर 1/2 आ गया। आधार कितना है, आधार भी 8 है, ऊंचाई आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। इस 8 से एक ही 8 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 की गुणा 8 से हो जाएगी, यानी कि ये आपका 16 पाई हो जाएगा। तो ऊंचाई कुल मिला के आ चुकी है, ऊंचाई कितनी है, 16 पाई है। त्रिभुज की ऊंचाई लंबाई कितनी होगी, ऊंचाई की लंबाई 16 पाई होगी, 16 पाई सेंटीमीटर होगी। और ये आपके सवाल का बिल्कुल सही और तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।